गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज गए हैं 7:20 और अब हम फाइनली निकल गए हैं इंदौर से नागपुर जाने के लिए। आज अपने को लगभग 460 किलोमीटर कवर करने हैं। ऑलमोस्ट 9 आवर्स की ड्राइविंग बता रहा है गूगल। ये कह रहा है कि हम शाम को 4 बजे के आसपास पहुंचेंगे नागपुर पे। सो चलिए यहाँ से चलते हैं नागपुर। ज़्यादा कोई बड़ा शहर इसमें आने ही नहीं वाला। बीच में बैतूल एक जगह आएगी। बैतूल पे बस हाईवे चेंज होगा। अभी आई थिंक जो हम पकड़ेंगे हाईवे, नेशनल हाईवे आई थिंक 46 होगा शायद, जो वहाँ ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आई थिंक 47 लगेगा बैतूल से, ऐसी कुछ है जितना मुझे याद है। अभी ये जो हाईवे जाएगा इंदौर से बैतूल तक, वो गुजरात वाला हाईवे है, गुजरात से जो आता है जितना मुझे याद है। और फिर जो बैतूल से लगेगा वो वाला हाईवे है जो उधर से आता है। कहाँ से यार, मैं भी नाम भूल गया। अभी मुझे याद था जो आगरा ग्वालियर की साइड से कहीं आता है, जितना मुझे याद है जब मैं पिछली बार आया था तो ऐसी कुछ था। तो चलिए 460 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे, रूट आपको अच्छे से दिखाएंगे। अभी आप देख सकते हो ये अभी हम नागपुर कह रहा हूँ, इंदौर शहर से निकल रहे हैं बीचम बीच से। फटाफट जितना जल्दी हो सके ट्रैफिक होने से पहले ये शहर पार कर लेते हैं। और ये शहर पार करके भी थोड़ी देर रास्ता ख़राब है। पिछली बार मुझे वही याद था जब हम पिछली बार यहाँ से गए थे कि शुरू का 2-3 घंटा बेकार है रोड, उसके बाद फिर रोड लास्ट में, मतलब लास्ट के पहले 100 किलोमीटर ख़राब है, उसके बाद लास्ट के 360 किलोमीटर रोड काफ़ी सही है। और ये हम इंदौर से निकल रहे हैं। इंदौर क्लीनेस्ट सिटी तो है ही, बट अभी हम बारिश के टाइम सावन के महीने में आए हैं तो काफ़ी ग्रीन भी है, बहुत हरा भरा लग रहा है पूरा शहर। काफ़ी सही लग रहा है। क्लीनेस्ट सिटी तो ये है। और यहाँ मैंने देखा है रात में भी काफ़ी क्लीनिंग चलती रहती है, मशीनें चलती रहती हैं। सो दैट मीन्स काफ़ी अच्छा है। और इंदौर मान लीजिए आप मध्य प्रदेश की फाइनेंशियल कैपिटल भी है, मतलब वैसे कैपिटल भोपाल है, बट आई थिंक जितने ज़्यादा जो थोड़े बड़े बड़े लोग हैं, बिजनेसमैन वगैरह, आई थिंक वो ज़्यादा इंदौर में है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। मैं गलत हूँ तो आप कमेंट्स में बताइए, मैंने यही पढ़ा था। इंदौर बड़ा प्यारा शहर, मुझे बड़ा पसंद है। और मुझे यहाँ का होटल भी पसंद है, और अपने रूट में भी ये काफ़ी सही पड़ता है। पहले दिल्ली का रूट इधर से नहीं पड़ता था, जब से दिल्ली का रूट इधर हो गया बिकॉज NH44 पे काम चल रहा है तो वहाँ ज़्यादा गड्ढे और टाइम बढ़ गया है। तो अब यहाँ से जाओ या वहाँ से जाओ, NH44 से हैदराबाद से बराबर ही पड़ता है। तो अब मेरा प्रेफरेंस रहता है कहीं जाना हो तो इधर से जाएं। और ये जितना मुझे ध्यान है हम हाईवे पे जोड़ने वाली रोड पे आ गए हैं। और इसे मतलब अगर हम सीधा चले जाएंगे तो ये कह रहा है कि आगरा और भोपाल साइड चले जाएंगे, बट अपने को इधर नहीं जाना, मतलब अपने को नॉर्थ नहीं जाना, अपने को थोड़ा साउथ जाना है, दक्षिण की ओर जाना है। यहाँ से नागपुर दक्षिण में पड़ता है। सो अब हम यहाँ से यू टर्न ले लेंगे ताकि हम नागपुर की ओर जा पाएँ। आगे अब आई थिंक जितना मुझे पिछली बार का याद है, अब 100 किलोमीटर रास्ता मज़ेदार नहीं है, उसके बाद काफ़ी सही है। उसके बाद रास्ता एकदम मस्त हो जाएगा, मस्त हाईवे। NH47 मतलब बैतूल के बाद तो हाईवे अच्छा, बैतूल से थोड़ा पहले से ही आई थिंक सही हो जाता है। बट मुझे ये याद है कि जब मैं पिछली बार निकला था भोपाल से, इंदौर से, तो मुझे 1-1.5 घंटा बेकार रास्ता मिला था। और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है और हम जुड़ गए हैं नेशनल हाईवे 52 पे। नेशनल हाईवे 52 यार मैं बहुत गया हूँ, बट अभी मुझे याद नहीं आ रहा। आई थिंक ये गारंटी की बात नहीं है, आई थिंक ये वो है जो पोरबंदर जाता है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, बट मुझे ये याद है जब मैं गुजरात गया था मैंने ये बहुत लंबा पकड़ा था, ये वाला हाईवे काफ़ी, मतलब बहुत दूर तक पकड़ा था। ये कहीं अहमदाबाद के पास से आगे तक जाता है। तो मुझे लग रहा है ये वही है जो पोरबंदर जाता है और शायद इधर में कलकत्ता या कहीं नॉर्थ ईस्ट में जाता है, ऐसे मुझे लग रहा है। चलिए बारिश होने लग गई है। यहाँ से अब अपने को दोबारा बोल रहे हैं कि ये हाईवे के नीचे से जाना है, तो कट मारते हैं। ये अब हमने NH52 छोड़ दिया है, वो चला गया गुजरात साइड और हम इधर दूसरे रास्ते पे आ गए। हमें जाना है नागपुर साइड, और नागपुर से भी पहले जो बड़ा शहर आएगा आई थिंक बैतूल होगा। सो अपने को बैतूल साइड जाना है मध्य प्रदेश में। सो इसके लिए हम NH47 पे आ गए हैं अब, और 105 किलोमीटर अभी ये सीधा ही बता रहा है इस हाईवे पे। अब ये वाला जो सेक्शन है, ये रोड जब मैं पिछली बार आया और लगभग 3 महीने पहले तो अच्छा नहीं था। अभी भी मुझे उम्मीद है कि ये रोड अच्छी नहीं होगी बिकॉज अभी बारिश का सीज़न चल रहा है। और सरकार क्या करती है, जो रोडे वोडे ठीक करनी होती है बारिश के बाद ठीक करती है, बिकॉज अगर पहले करेगी फिर दोबारा बारिश में ख़राब हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि ये पिछली बार से और ख़राब रोड होगी, बेहतर तो नहीं होगी। बट हाँ, अब शायद जो 1-1.5 महीने बाद इस रोड पर आएगा उससे शायद थोड़ी बेटर मिले, शायद तब तक गवर्नमेंट रिपेयर कर ले, बारिश ख़त्म हो जाए। तो अभी तो सावन का महीना है, बारिश चल रही है, तो अभी तो रिपेयर भी नहीं करेगी गवर्नमेंट। इसी रोड में मैंने पिछली बार जंगली आम खरीदे थे 50 रुपये किलो, बड़े सही थे वो। चलिए चलते हैं आगे।
ये रास्ता है तो काफ़ी बिजी, मतलब इस पे ट्रक्स भी मुझे काफ़ी दिखे हैं, बसेस भी काफ़ी दिखी हैं और नॉर्मल गाड़ी तो है, बट पता नहीं क्यों सरकार ने इसको डबल लेन नहीं करा है। मेरे हिसाब से तो ये रास्ता गारंटी डबल लेन होना चाहिए। इस पर ट्रैफिक है, लकीली जाम वाम नहीं है। वैसे हम सुबह ही निकले, अभी सुबह के 7:45 ही हुए, दिन तक तो शायद जाम भी लग ही जाएगा यहाँ पे इस हालत में। बट हाँ, इस रास्ते को डबल लेनिंग की खास ज़रूरत है। तो ये नेशनल हाईवे 47, ऐसा भी नहीं है कि नॉर्मल स्टेट हाईवे है या डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड है, ये बाकायदा नेशनल हाईवे 47 बता रहे गूगल। बट ये सिंगल लेन है यहाँ पे, और आगे जंगल आते हैं। जंगल में भी कई जगह डबल लेन बनाने की कोशिश करी है, कई जगह सिंगल लेन है। वहाँ तो फिर भी समझ आता है कि जंगल में तो लैंड नहीं मिला होगा, शायद फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिली होगी। यहाँ इन्होंने क्यों नहीं बनाया डबल लेन, ये मुझे समझ नहीं आया। और ये यहाँ पे हर बार जाम रहता है। पिछली बार भी मैं आया तो मैं यहीं जैम में फंसा था, आज भी मैं यहीं फंस गया हूँ। भयंकर पतली सी रोड है ये, इसी के बीच इतने सारे ट्रक जा रहे हैं। ये हाईवे यूज़ तो बहुत हो रहा है, पता नहीं क्यों इतना पतला है। चलिए अभी और है ट्रैफिक, इसके बाद निकलेंगे। थोड़ा आगे जाके तो जंगल आ जाता है, 50-60 किलोमीटर में तो जंगल आ जाता है जितना मुझे याद है। उसके बाद भी रोड तो बेकार है, बट एटलीस्ट जैम नहीं होता। अब यहाँ से थोड़ा आई थिंक खाली एरिया शुरू होता है, बट यहाँ पे भी रोड तो सिंगल लेन ही रहेगी। अब क्या होगा कि अभी ये छोटा ट्रैफिक है ना, जैसे बाइकें हैं, स्कूल बसें हैं। एक तो इस टाइम पे स्कूल बसें बहुत आ रही हैं। मुझे लग रहा है पिछली बार हम आए तो संडे का दिन था या सैटरडे था, स्कूल बसेस वगैरह नहीं मिली थी हमें, और या गर्मी की छुट्टी थी, हम वैसे गर्मी में आए थे। बट इस बार तो एक तो स्कूल बसों ने भी बड़ा जाम कराया, टाइम एक्स्ट्रा लगा। सो अब क्या होगा, ये सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, और फिर ट्रकों का और बस गाड़ियों का ट्रैफिक रहेगा। आगे रोड तो बेकार ही रहेगी, बट एटलीस्ट ट्रैफिक वो हो जाएगा तो हम थोड़ा डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। अभी तो हम लगभग 1 घंटा 6 मिनट गाड़ी चला चुके हैं एज़ पर मीटर, और 40 किलोमीटर भी हमने कवर नहीं करे, 39 पॉइंट कुछ बता रहा है। सो आप लगा लीजिए हम 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड भी नहीं पकड़ पा रहे। अभी आप देख सकते हो, जैसे मैंने आपको कहा था कि जंगल आ जाएंगे तो रोड थोड़ी बेटर होगी। सो अभी ये जंगल जैसा एरिया आ गया, और एटलीस्ट अब यहाँ जैम नहीं है, ट्रैफिक खुले में चल रहा है। बाइकें अभी भी हैं, बट जैसे स्कूल बसेस ख़त्म हो गई हैं अब, और जैसे थोड़ा आगे जाएंगे तो बाइकों का ट्रैफिक भी बहुत कम हो जाएगा, बिकॉज़ ये जो छोटे मोटे गाँव हैं ये और कम होंगे, और घना जंगल आएगा आगे। तो फिर ये बाइकों का ट्रैफिक भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा, बस मोटी गाड़ियों का और ट्रकों का रह जाएगा। फिर रास्ता होगा तो बेकार ही, बट एटलीस्ट चलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, जाम वाम नहीं होगा। तो चलिए, मेरे हिसाब से तो आज का सबसे बेकार वाला जो हिस्सा था रास्ते का वो अपना लगभग निकल गया है। थोड़ी दूर और रास्ता हल्का ख़राब रहेगा, बट जैम नहीं रहेगा, और उसके बाद लास्ट में तो रास्ता बहुत मज़ेदार हो जाएगा। यहाँ भुट्टा बेच रहे हैं सुबह सुबह, भूट के, मतलब वो उस पर कोयले पे सेक के, कोयले लकड़ी पे सेक रहे हैं तो। और यहाँ इतनी ही सारी दुकानें हैं रोड की दोनों तरफ। अभी थोड़ी देर में पूरे भर जाएंगे। अभी तो बस 1-2 आंटी लोग ही आए हैं इधर। ये इधर कम से कम 100-150 गाय पूरे गांव के हैं ये, शायद रोड क्रॉस कर रहे हैं। बहुत सारे तो निकल गए जब तक हम आए, बहुत अभी निकल रहे हैं। इनकी वजह से हल्का सा जाम लगा हुआ है। ये आई थिंक पूरे गांव के एक साथ ले जाते हैं, बिकॉज हर बंदा ले जाएगा, उसका पूरा दिन भर वेस्ट होगा गाय लेके। सो गांव में नॉर्मली आजकल क्या करते हैं, जैसे गांव में पूरे गांव की गाय कलेक्ट कर लेते हैं एक साथ, और 3-4 लोग मिलके ले जाते हैं। तो इससे क्या है कि बाकी गांव वाले फिर अपना जो काम है वो कर सकते हैं, और हर दिन किसी का नंबर लगता है। जैसे आज कोई चला गया, कल कोई चला गया। आजकल ये मैंने सुना है ऐसे होता है, होता ही होगा, इसलिए इतनी सारी गायें। एक बंदे की तो आई डाउट इतनी गायें होंगी। तोरई है शायद, तोरई है, लौकी है, तोरई है कह रही है मम्मी। हाँ, गिरमला बोलते हैं ना, तोरई वही है। उसमें मुझे दिखा गिरमला, बड़ा अच्छा गिरमला है। हमारे यहाँ हैदराबाद में ये वाला नहीं मिलता, वो दूसरा मिलता है जो मुझे समझ नहीं आता, वो कांटे जैसा। ये बड़ा अच्छा होता है, सॉफ्ट, ये अच्छा लगता है। ये इधर एक गाना सुन रहा हूँ मैं, बड़ा सही है। इस गाने का नाम है वही कर्ण हूँ मैं, और इसमें कर्ण की कहानी बताई है, मतलब जो गा रहा है उसने, और बड़ा सही बताता है। तो वो मतलब युद्ध डिस्क्राइब कर रहा है कि महाभारत की लड़ाई चल रही है, और उधर अर्जुन तीर मारते हैं तो कर्ण का रथ 20 हाथ पीछे जाता है। फिर कर्ण मारता है तो अर्जुन का रथ 2 हाथ पीछे जाता है। बट फिर भी जो कृष्ण जी हैं, जो अर्जुन के सारथी बने हुए, वो कहते हैं वाह कर्ण वाह। तो कुछ देर बाद अर्जुन को डाउट होता है कि मैं इतना सही मार रहा हूँ, 20 हाथ पीछे जा रहा है, ये मार रहा है 1 हाथ 2 हाथ मुश्किल से पीछे जा रहा है, फिर भी कृष्ण जी इसकी तारीफ करते। तो पूछ लेता है कि कृष्ण जी ऐसा क्या है, मैं इतना अच्छा मार रहा हूँ, वो इतना पीछे जा रहा है, तब भी आप कुछ नहीं बोलते, तो थोड़ा सा पीछे ले जाता, आप इतनी तारीफ करते हो। तो कृष्ण जी जो है अर्जुन का अहंकार वो करते हुए उसे समझाते हैं
कि तेरे रथ के जो ऊपर है, मतलब फ्लैग है, उस पर खुद हनुमान जी बैठे हैं और सारथी मतलब पूरे चारों युग का भगवान और क्या बोलते हैं सृष्टि चलाने वाला मैं खुद तेरा सारथी हूँ। और धरती ने भी तेरे उसको मतलब रथ के पहियों को पकड़ा हुआ है। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर वो मार रहा है और 2 हाथ पीछे जा रहा है तो मान ले कि वो कितना शक्तिशाली होगा। और ऑब्वियसली कर्ण के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए उसका रथ इतने पीछे जा रहा है। तो उसका अहंकार तोड़ते हुए, अर्जुन के अहंकार को लिमिट में लाते हुए कृष्ण जी उसे ये बताते हैं। कर्ण आई थिंक एक बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है महाभारत में। अब जिन्होंने भी ये कथा लिखी, सोची, बताई, और देखिए उन्होंने क्या मतलब क्या इमेजिन करा है, क्या कैरेक्टर इमेजिन करा है कि कोई ऐसा होगा जो दुनिया में बहुत शक्तिशाली होगा बट दानवीर होगा। कोई उससे कुछ भी मांग लेगा वो दे देगा, उसे कोई मार नहीं पाएगा, लेकिन वो इतना दानवीर होगा कि वो स्वयं अपना कवच दे देते हैं। और उनकी किस्मत भी कैसे लिखी गई है कि मतलब इतना भगवान का बेटा, सूर्य देव का बेटा, बड़ो पूरी ज़िंदगी वर्ण एक लो कास्ट बन के रहता है। और शिक्षा मिलती है उसे बड़ी मुश्किल से मिलती है, परशुराम जी से। कोई पढ़ाना नहीं चाहता लो कास्ट बोल के, बट किसी तरह शिक्षा मिलती है, सीखता है, बट फिर उन्हीं से उसे श्राप मिल जाता है। अच्छा कर रहा होता है उसको श्राप मिल जाता है, तो वो विद्या उसके काम नहीं आती लास्ट में। सो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग, मुझे सबसे बढ़िया कर्ण का कैरेक्टर लगता है महाभारत में। करनाल से जुड़ी हुई कुछ हिस्ट्री भी है, करनाल में कर्ण लेक भी है। मेरा बड़ा मन है वहाँ जाना, थोड़ा और हिस्ट्री या जो भी कहेंगे महाभारत के बारे में और वहाँ पे थोड़ा जानना, स्पेशली कर्ण के बारे में। आई थिंक अगर कोई कभी मूवी बनेगी तो आई थिंक कर्ण पे मूवी ज़रूर बननी चाहिए। आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, बहुत कुछ सिखाती है, बताती है। महाभारत जैसे कल्कि में भी आप देखोगे तो कल्कि में भी वो कर्ण का बीच में वो दिखाया गया है अर्जुन से लड़ते हुए। उसमें भी यही दिखाया है कि वो रथ पीछे जा रहा है जब वो बाण मार रहे हैं। महाभारत बहुत अद्भुत कथा, हज़ारों साल पहले लिखी गई, बहुत अद्भुत। ये आप देख सकते हैं हम जंगल से निकल रहे हैं, काफ़ी सही जंगल है। रोड यहाँ भी पतली है, बट यहाँ पे है कि यहाँ इतना ट्रैफिक नहीं है। और अब ये जंगल पार होगा, उसके बाद थोड़ा सा गाँव आएगा, उसके बाद आई थिंक डबल लेन आ जाता है। अब लगभग 50 किलोमीटर में डबल लेन आ जाना चाहिए जितना मुझे याद है। और एक बार डबल लेन लग जाएगा फिर रास्ता पूरे नागपुर तक अच्छा है। एकदम नागपुर के बाहर पे जाकर वो आएगा, थोड़ा जैम वैम मिलेगा। नागपुर शहर के अंदर जाके जैम मिलेगा, बिकॉज आज क्या हमारा होटल नागपुर के एक कोने में है, हैदराबाद जाने वाले कोने में है। सो अपने को पूरा नागपुर शहर पार करके फिर वहाँ पे होटल पे पहुँचना है। और यहाँ घाट है तो आप देख सकते हैं यहाँ हल्का फुल्का जैम लग गया, बिकॉज रोड पतली है, घाट रोड है, और ट्रक हल्के हल्के में चढ़ रहे हैं, हम हल्के हल्के में उतर रहे हैं। ये लंगूर बैठे हैं यहाँ लाइन से, लंगूर बंदर सब हैं। पीछे अपने पास थोड़े से केले भी हैं जो काले हो गए हैं, मतलब ख़राब नहीं हुआ, ऐसा नहीं गले हैं, बस काले हो गए हैं। खाने लायक तो हैं बट इनको दे देंगे। कहीं गाड़ी रोक के ढूंढना है मुझे, पीछे कौन से उसमें है डब्बे में। चलिए यहाँ थोड़ा सा आगे जगह दिख रहा है साइड में गाड़ी रोकने का, यहाँ रोकते हैं फिर देखते हैं। ये मैं केला ढूंढने रुका था, तब तक यहाँ बंदर ही आ गए, हमारी गाड़ी पे ही आ गए, गाड़ी पे चढ़ रहे हैं। ओहो यहाँ भी चढ़ गया। और यहाँ तो देना खतरनाक है, यहाँ तो थोड़ा सा भी खोलेंगे तो ये हाथ वो करेगा शायद। आगे कहीं पे जाके देते हैं इनको। मैंने केले निकाल लिए, ये वाले केले हैं, 4-5 हैं इसमें। अभी इनको आगे दे देंगे, यहाँ तो डेंजरस लग रहा है, इसको कैसे देंगे, तो हाथी छीन लेगा हमारा। ये वैसे तो कावड़ यात्रा ख़त्म हो गई अभी 1 आध दिन पहले, आई थिंक 23 या 24 जुलाई या कुछ ऐसा ही इनका लास्ट था। 3-4 दिन पहले आई थिंक इनका लास्ट था, बट ये अभी भी दिख रहे हैं। ये शायद या तो अपने घर लौट रहे होंगे कावड़ यात्रा ख़त्म करके, पता नहीं। बट आज से वैसे दिखने नहीं चाहिए जितना मुझे ध्यान है, न्यूज़ में ऐसे ही कुछ लिखा था। चलिए देखते हैं। ये हम इधर दुकान में आए, यहाँ मिट्टी का बर्तन है। मुझे एक्चुअली ऐसा एक बर्तन चाहिए घर में करी बनाने के लिए, जैसे कभी सांभर या फिश करी बनाने के लिए। वही मैं देख रहा था, ये मेरे को दिख गया। मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा हूँ, बट या मुझे मिल नहीं रहा या मेरे पास टाइम नहीं हो रहा लेके आने का। यहाँ ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं। ये तो वो है शायद दिया रखने वाला, ये अचार वाले हैं, ये भी सही होते हैं, बट ये तो टूट जाएगा हैदराबाद पहुँचते पहुँचते। यहाँ पे ग्लासेस हैं छोटे छोटे, बहुत बड़ा सिलेक्शन है, काफ़ी अच्छा है। ये भी लिया मैंने एक, ये पानी रखने के लिए, गर्मी में बड़ा सही होता है, पानी ठंडा रहता है इसमें।
मुझे एक्चुअली फ्रिज का पानी नहीं पीना होता, मेरा गला ख़राब हो जाता है, तो मैं मटके में रखता हूँ। मटके से भी अच्छा ये है, आप कमरे में ही रख सकते हो इसको अपने। और कुछ है इंटरेस्टिंग है तो काफ़ी चीज़ें, बट मैं ले जा नहीं सकता, मेरी गाड़ी में जगह कम है। सो ये भी बड़े अच्छे मटके हैं, बट मेरी गाड़ी में इतनी जगह नहीं है मटके रखने की। कुछ छोटा ही देखते हैं इंटरेस्टिंग। हमने ये सब लिया, ये शिव जी लिए, ये पानी का लिया, वो करी बनाने के लिए लिया, ये सॉल्ट एंड पेपर वाला लिया। वो शिव जी हमने 2 लिए हैं, एक मम्मी लेके जाएंगी, एक मैं हमारे घर पे रखेंगे। और 600 रुपये हुआ टोटल, गाड़ी से लेके आते हैं। ये भी काफ़ी अच्छे हैं, ये गाय माता और उसका बछड़ा बहुत सही है। अगर गाड़ी खाली होती, मैं वाइफ के साथ होता तो हम और ले जाते, बट गाड़ी में बिल्कुल जगह नहीं है। टूटने का बड़ा डर है, ये सामान ऐसा है टूट फूट जाता है, इसलिए ये भी बड़ा अच्छा लग रहा है। लालटेन के उसमें दिए जलाने वाला बड़ा सही है। ये दुकान थी श्री राधे कृष्णा मटका सेंटर, और ये जगह है इंदौर रोड, किलोदा बीतक किन्नऊ, देवास मध्य प्रदेश में है ये। यहाँ बड़ी सही दुकान थी ये सारी चीज़ों की। हमने 700 का काफ़ी सारा सामान लिया है। अब होपफुली भैया ने सब पैक करा होगा, मैंने चेक नहीं करा, बट उन्होंने अच्छे से वो करके दिया है, पैकिंग मार के दिया है। बोल रहे थे कहीं पे भी रख लो, गाड़ी में टूटेगा नहीं, तो मैंने पीछे रखा है, होपफुली सही रहेगा। ये बड़ी अच्छी कोई मार्केट है, और यहाँ बहुत अलग अलग आम दिख रहे हैं। ये ऐसे आम हैं जो हैदराबाद में तो नहीं मिलते, थोड़े बहुत तोतापुरी है वो तो मिल जाते हैं, बट ये कोई दूसरा आम है उसके साथ जो नहीं मिलता। फ्रूट मार्केट है इधर काफ़ी बड़ी। क्या शहर है ये, मैं नाम आपको बताना चाहता हूँ बट मुझे भी शहर नहीं आ रहा। जिला देवास है ये, और भूभाग कन्नौद। अच्छा कन्नौद है ये, कन्नौज नहीं, कन्नौज तो यूपी में आता है, कन्नौद मध्य प्रदेश का पार्ट है ये है इधर। ओह, अब मैंने नाम ढंग से पढ़ा। इधर बीपी का पंप भी, आई थिंक पिछली बार मैंने यहीं कहीं डीजल भराया था। आज भी मुझे डीजल भराना है, आज ज़्यादा नहीं भराऊँगा बिकॉज़ कल रास्ते में अपने को कंपनी का अच्छा पंप मिलेगा, आज मुझे पता नहीं कहाँ मिलेगा। सो आज मैं कोशिश करूँगा, कितना है डीजल इसमें, पहुँचेगा तो नहीं, लगभग 150 किलोमीटर के लिए भरवाना पड़ेगा। 1500 का भरवा लूँगा, बाकी फिर कल जब मैं नागपुर से निकलूँगा तो नागपुर से निकलते ही 20 किलोमीटर में हैदराबाद की ओर जाते ही एक महाराष्ट्र में कंपनी ओन पंप आता है बीपी का, कल मैं उधर फुल भरवाऊँगा। इधर आप देख सकते हैं रात में काफ़ी बारिश हुई है, लग रहा है भयंकर कीचड़ वीचड़ है। निकल रहे हैं हम इससे धीरे धीरे। ये आखिरी के 20 किलोमीटर इस रोड पे बड़े भारी पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, बहुत ज़्यादा, और बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, मतलब शॉकर खाने वाले गड्ढे हैं पूरे। और बहुत मतलब जितना कोशिश करो कहीं ना कहीं चली ही जाती है एक आध जगह, तो मेरी भी 3-4 जगह तो चली ही गई। इवन तो मैं फुल कोशिश कर रहा हूँ बचा के चलूँ। एक तो ये ट्रक्स हैं, इनको थोड़ा ओवरटेक करने जाओ तो कहीं ना कहीं गड्ढा पड़ ही जाता है। अब ये देखिए यहाँ पड़ गया, ओवरटेक भी नहीं कर पाए, सामने से ट्रैफिक भी आ गया, गड्ढा भी पड़ गया। क्या करें, दिन ही ऐसा चल रहा है। अब पता नहीं कितनी देर है, मेरे हिसाब से 15 किलोमीटर ही है ये, ज़्यादा नहीं है। अब ये लगभग ख़राब रोड ख़त्म हो जानी चाहिए, हाईवे जुड़ जाना चाहिए। अब कहीं ना कहीं 13 किलोमीटर में बोल रहा है रोड चेंज होगी, हाईवे यही रहेगा 47, बट रोड चेंज होगी। मुझे लग रहा है शायद वहाँ से डबल लेन हो, देखते हैं। अब ये यहाँ पे डबल लेन तो लग गया है, बट ये डबल लेन लगने के भी कुछ देर तक ये रोड सही नहीं है, जो मुझे याद है। डबल लेन लगने के भी लगभग 50-60 किलोमीटर थोड़ी ऐसी है, बीच बाच में काम बहुत चल रहा है। उसके बाद रोड बड़ी मक्खन मलाई है, आगे साफ़ है एकदम। सो खुशी की बात है कि अब डबल लेन लग गया, और जो मुझे पिछली बार का याद है, एक बार डबल लेन लग जाएगा तो पूरे रास्ते ही डबल लेन रहेगा, डबल लेन छूटेगा नहीं। बट ये है कि डबल लेन भी शुरू में इतना अच्छा नहीं था, जो मुझे याद है। तो चलिए, खुशी की खबर, ये लग गया है। आप देखते हैं कहाँ से, बीच में 1-2 जगह पुल बन रहे हैं, मुझे वही याद है पिछली बार बाईपास बन रहा है, तो वहाँ ख़राब है, अदरवाइज़ मोस्टली अब रास्ता सही है। और थोड़ा आगे बैतूल से लेकर नागपुर तक तो बहुत ही अच्छा है, बैतूल तक थोड़ा ठीक ठाक है, मतलब बीच बीच में काम चल रहा है। ये इधर टोल प्लाज़ा देख के मुझे याद आया कि यार मुझे टोल रिचार्ज करना है, मैं तो भूल ही गया था। चलिए अब करते हैं, बिकॉज़ अब टोल आने शुरू हो गए हैं। इस पे पैसा नहीं कटेगा, अभी ये रेडी नहीं है, ऑन नहीं हुआ है। सो यहाँ से तो हम निकल जाएंगे, बट मुझे इससे ज़रूरी काम मतलब याद आ गया। जिस दिन आ रहे थे उसी दिन मैंने सोचा था कर लूँगा, बट उस दिन फिर क्या आलस आया, मैं भूल गया। मुझे उसी दिन डाउट था कि मतलब इंदौर पहुँचने लायक है या नहीं है, बट इंदौर लगभग हम पहुँच गए थे, और 500 रुपये टाइप रह गए थे टोल में, मैंने देखा था इंदौर पहुँच के।
आज पक्का करना ही पड़ेगा। सो अब गाड़ी हल्के हल्के में लेते हुए 2 मिनट का काम है अपने को टाटा न्यू ऐप से करना है। 2 मिनट में हो जाएगा, बस हल्का गाड़ी साइड में कहीं लगा के कर लेते हैं। और ये हम जा रहे हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है और ये सबसे बेकार मौसम है गाड़ी चलाने के लिए, बिकॉज़ रोड बहुत स्लिपरी होती है। इसमें क्या होता है कि एकदम तेज़ बारिश भी नहीं है तो आप धीरे भी नहीं चलोगे, आप कोशिश करोगे जितना आपकी नॉर्मल स्पीड है उसी पे चलो, लेकिन इस पे रोड बहुत स्लिपरी होती है। अगर आप ब्रेक मारोगे तो टायर स्किड करने का 99% चांस है। मेरा एक बार बहुत पहले टायर स्किड होकर एक्सीडेंट हुआ है, 3-4 साल पहले। इस गाड़ी में नहीं, पुरानी गाड़ी में, लगभग 4 साल तो मुझे इस गाड़ी में हो गए, तो लगभग 5 साल पहले हुआ था। वो ऐसे में ही हुआ था कि हल्की बारिश हुई थी और उसके बाद मुझे सडन ब्रेकिंग मारना पड़ा और उस गाड़ी में ABS नहीं था। जैसे इस गाड़ी में तो ABS आता है, तो ये स्किड होने के चांस कम है। वो तो पुरानी वैगनार थी, उसमें ABS कुछ नहीं था, तो वो गाड़ी स्किड हो गई और ट्रक में चली गई अंदर। ट्रक वाले ने ब्रेक मारा, उसके पीछे मैं था, मैंने फुल ब्रेक मारा, बट मेरी गाड़ी स्किड होके खच करते हुए चली गई। और रोड ऐसी हल्की गीली थी, मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, ऐसी बूंदाबांदी हो रही थी और रोड गीली थी तो ग्रिप मिली नहीं टायर को। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये मौसम बड़ा बेकार है। या तो तेज़ी हो जाए, फिर इंसान उसी हिसाब से चलता है, एकदम धीरे धीरे चलता है। ऐसी बारिश में क्या है कि कोई स्लो नहीं करेगा, सोचेगा यार जिस स्पीड में मैं जा रहा हूँ जाता हूँ। बट इस पर अगर कहीं सडन ब्रेकिंग मारनी पड़ गई तो टायर फुल चांसेस स्किड मारने का। और जैसे कि ये होता है मध्य प्रदेश की खासियत, गाय फुल रोड कब्जा करके बैठती हैं। वैसे नॉर्मली 10-11 बजे ये चरने का टाइम होता है इनका, शाम को और सुबह ज़्यादा दिखती हैं रोड पे। बट अभी बारिश है, शायद इसलिए चरने नहीं जा रही, आराम कर रही हैं या पता नहीं क्या है, मुझे भी समझ नहीं आया। नॉर्मली मैंने गाय देखी है बैठी हुई रोड पे, बट यार लेट शाम को होता है या सुबह सुबह होता है। इस टाइम पे मैंने कम देखी है गाय रोड पे बैठे हुए। इस टाइम पे नॉर्मली इनका चरने का टाइम होता है, ये भी अपना जाते हैं चरते हैं, फिर शाम में वापस आ जाते हैं। बट आज पता नहीं बारिश की वजह से है या हर जगह घास है, इन्हें ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ रहा, तो यहीं आसपास खा के मस्त होके बैठ गए। बट आज हैं काफ़ी गाय हैं, रास्ते में बैठे हुए गाय हैं काफ़ी। और जैसे मैंने आपको बताया था कि ये रोड अच्छी है, बट बीच बीच में ये डाइवर्जन्स आते हैं जहाँ पुल बन रहे हैं, बाईपास बन रहे हैं। सो ये वही वाला सेक्शन है और लगभग बैतूल तक ऐसे ही है। बैतूल के बाद फिर एकदम लास्ट नागपुर तक रोड पूरी बनी हुई है, बहुत बढ़िया तरीके से बनी हुई है। बट हाँ, यहाँ से बैतूल, अब बैतूल लगभग 100-150 किलोमीटर रह गया। सो लगभग 150 किलोमीटर में ऐसा होगा कि रास्ता मोस्टली अच्छा होगा 80%, बट 20% जहाँ पुल बन रहे हैं वहाँ ऐसे डाइवर्जन्स होंगे। ये जैसे आप देख सकते हैं यहाँ इधर साइड में बन रहा है, तो इसलिए हम नीचे से आए हैं। अब ये बन रहा है तो कम से कम 1.5-2 साल तो लेगा बनने में, उसके बाद ये खुलेगा। ये आप देख सकते हो रास्ता अब अच्छा वाला लगा है, बीच में बड़ा घिचपिच आया था, अब ये सही लग रहा है, काफ़ी दूर तक दिख रहा है कि बना हुआ है। ये अभी भी हम मध्य प्रदेश में है। आई थिंक अब नागपुर 325 रह गया, नागपुर से आई थिंक 100 या 150 किलोमीटर पहले बॉर्डर आता है, इतना मुझे याद है। सो आज हम क्रॉस करेंगे मध्य प्रदेश महाराष्ट्र बॉर्डर। मध्य प्रदेश से निकल के महाराष्ट्र में चले जाएंगे हम, और फिर जब हम हैदराबाद वापस जा रहे होंगे 1-2 दिन बाद, तो फिर हम फाइनली महाराष्ट्र से तेलंगाना एंटर करेंगे और वो हमारा आखिरी बॉर्डर होगा इस ट्रिप का, बिकॉज़ तेलंगाना में हैदराबाद है तो हम वापस वहाँ पहुँच जाएंगे। गाय बहुत है आज रोड पे, लास्ट टाइम मुझे इतनी याद नहीं है, दिन के टाइम पे आज बहुत है, दिन में बैठी हुई है। आई थिंक चर वर के आ गए हैं ये, मस्त यहीं बैठे हैं या यहीं पे घास है आज, तो इन्हें चरने भी ज़्यादा दूर कहीं नहीं जाना पड़ रहा, यहीं बीच में ही चर के बैठ जा रहे हैं। अब देखो ये नर्मदा ही है शायद, हाँ जय नर्मदा माता। नर्मदा का रूप देखो आप, ये बारिश में क्या मस्त भयंकर, इतनी बड़ी नदी लग रही है। और कई बार मैंने ये नदी आधी भी देखी है इसके साइज़ के, गर्मी में आते हुए। और अभी आप देखो, मतलब जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक बस पानी और नदी है और कुछ नहीं है। बीच में उधर में पुल बन रहा है, अभी रुक गया बनने से, इतना पानी है नदी में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नर्मदा माता भी काफ़ी वो मानी जाती हैं, मतलब जैसे धार्मिक नदियाँ हैं जिनमें काफ़ी टेम्पल्स और मिथ्स एसोसिएटेड हैं, नर्मदा भी वैसी हैं। नर्मदा हो गई, गोदावरी हो गई, यमुना, गंगा, सरस्वती तो वो मानी जाती हैं विलुप्त हो गई है। इंटरेस्टिंग, बड़ा ऐसा ही। ये अभी मैं आपको नर्मदा दिखा रहा था तो मुझे एकदम कुछ ध्यान आया। कुछ टाइम पहले, 1.5 साल पहले कल की मूवी आई थी। जब कल की मूवी रिलीज़ हुई थी
तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट आया था कल की अवतार के बारे में जानने के लिए। तो मैंने थोड़ा गूगल ऐसे रिसर्च, विकिपीडिया ये सब पढ़ा था। तो उसमें जो मैंने पढ़ा था कि कलयुग में जब गंगा और यमुना दोनों सूख जाएंगी तब कल की अवतार आएंगे, ऐसा लिखा है। और गंगा, यमुना, सरस्वती मतलब तीनों सूख जाएंगे। अब सरस्वती तो बहुत पहले ही सूख गई है, दिखती नहीं है। गंगा का भी पानी, गंगा और यमुना दोनों का पानी काफ़ी कम होता जा रहा है। अगर आप पिछले 100-150 साल के नक्शे देखेंगे तो जो पहले गौमुख था या गंगोत्री धाम जो था, पहले पुराने ज़माने में गंगोत्री धाम इसलिए बना बिकॉज़ वहाँ तक बर्फ़ होती थी, ग्लेशियर होता था और वहाँ से नदी बहती थी, तो गंगोत्री धाम बना। लेकिन अगर आप आज के टाइम पे जाओगे तो गंगोत्री धाम पे बर्फ़ नहीं होती, ग्लेशियर गौमुख पे होती है, जो कम से कम कितना किलोमीटर पीछे है, आई थिंक 30-40 किलोमीटर पीछे तो है गंगोत्री से। सो आप लगा लो कि इतना नदी ऑलरेडी मतलब इतना वो ऑलरेडी पीछे जा चुकी है नदी। सो पता नहीं कितने 100 सालों में शायद सूख जाएं। तो कल की अवतार का यही है। मतलब काफ़ी चीज़ें हैं कि वो एक सफ़ेद घोड़े पे आएंगे, विष्णु जी के 10वें अवतार होंगे। उनमें से एक ये भी है कि वो तब आएंगे जब कलयुग में बहुत पाप बढ़ जाएगा, पोल्यूशन बढ़ जाएगा, ऐसा हाल होगा कि गंगा, यमुना, सरस्वती सब सूखी होंगी। ये मुझे लग रहा है यहाँ कोई आगे मेला है या कुछ श्रावण के महीने का कुछ है। बहुत बाइकें हैं, बहुत हद से ज़्यादा मुझे बाइकें दिख रही हैं आज। मुझे पिछली बार याद नहीं, पिछली बार मैं इसी रास्ते से गया। पिछली बार मुझे इतना याद है कि शुरू में ये सब घिच-पिच था, एक बार हाईवे लग गया था, उसके बाद तो साफ़ था, उसके बाद मैंने इतना ट्रैफिक देखा नहीं था। आज बहुत बाइकें चल रही हैं, बहुत मतलब हद से ज़्यादा बाइकें चल रही है इस रोड पे। तो मुझे लग रहा है कहीं गाँव का मेला या कुछ होगा जहाँ सब लोग जा रहे होंगे। ये भी मैं गेस मार रहा हूँ, ऐसा कुछ गारंटी की बात नहीं है। पर इतना ट्रैफिक, बिकॉज बाइकों का ट्रैफिक बहुत है, ट्रक व्रक तो उतने ही हैं जितने पिछली बार थे, गाड़ियाँ भी ज़्यादा नहीं है, कभी बीच बीच में एक आध दिख रही है, बट बाइकें बहुत हैं। इतनी बाइकें मुझे याद नहीं पिछली बार। अब मैंने अब यहाँ पे बोर्ड देखा कि यहाँ लिखा है वेलकम टू टोल रोड स्टार्ट्स करके लिखा था। तो यहाँ से अब आगे टोल है, तो यहाँ से अब आगे प्रॉपर 4 लेन होगा शायद। पीछे अभी टोल चालू नहीं हुआ है, बिकॉज पीछे क्या है कि काफ़ी हद तक तो रास्ता बन गया है, बट बीच बीच में जहाँ पुल वुल बनने हैं वहाँ पे अभी भी पुल नहीं बने। तो पीछे कहीं आज सुबह से हमारा अभी तक टोल नहीं कटा है। बट अब मैंने यहाँ बोर्ड देख लिया है कि टोल रोड स्टार्ट्स, तो मतलब यहाँ से अब टोल कटेगा आगे। और अब ये रोड भी प्रॉपर होगी मेरे हिसाब से, बिकॉज़ मुझे वही याद है, मैं पिछली बार आया था तो लास्ट के 200-300 किलोमीटर आसान थे। अब यहाँ से 306 किलोमीटर है नागपुर पे हमारा होटल जहाँ हमें जाना है। सो मुझे वही लग रहा है कि लगभग 20-25 किलोमीटर तो हमारा नागपुर पहुँचने के बाद होटल के लिए हमें नागपुर भी क्रॉस करना होगा। तो यहाँ से अब लगभग 275-280 किलोमीटर होगा नागपुर का आउटर, जहाँ तक ये हाईवे जाएगा। अब वो रोड सही होने वाली है। पिछली बार इसी रोड में कहीं हमने एक अच्छा दाल चावल खाया था, पंजाबी दाल और चावल। आज वो ढाबा दिखेगा तो वहीं खा लेंगे। और जहाँ से टोल रोड स्टार्ट हुआ है उसके बाद ये रोड बहुत सही हो गई है, बहुत सही। मतलब किसी एक्सप्रेसवे से कम नहीं है ये, है नॉर्मल हाईवे, एक्सप्रेसवे तो नहीं है, बट बहुत सही है। और ट्रैफिक भी आप देखो एकदम हल्का गया है, एकदम मतलब बाइकें अब एक आध दिख रही हैं बस, गाड़ियाँ भी ज़्यादा नहीं दिख रही, बस बीच में ट्रक व्रक दिख रहे हैं। वहीं तक पीछे तक जहाँ तक टोल रोड स्टार्ट नहीं है, मतलब जहाँ से टोल स्टार्ट है वहाँ से अच्छा है। जहाँ तक पूरा ये बना नहीं है वहाँ तक काफ़ी घिच-पिच था। अब रह गया हमारा लगभग 300 किलोमीटर रह गया, और इसके लिए 4.5 आवर्स बता रहा है गूगल। और इस 4.5 आवर में भी मुझे लग रहा है कि आधा घंटा 40 मिनट तो लास्ट के 10 किलोमीटर में ही लगेगा। तो मतलब बाकी जो लगभग 280 किलोमीटर है उसके लिए आई थिंक 4 घंटे ही लगेगा। सो अगर देखा जाए तो 7 4 28, तो लगभग ये बोल रहे हैं कि हम 70 की स्पीड का एवरेज लेके चलेंगे, विच इज़ प्रीटी अमेजिंग। मतलब यहाँ से अब लगभग नागपुर बॉर्डर तक रोड मज़ेदार है, मज़ेदार। और ये हम सुबह से चल चुके हैं 175 किलोमीटर, और 175 किलोमीटर के बाद आया है आज का पहला टोल। ये है बहारा गांव टोल प्लाज़ा। अच्छा, सो ये हम मध्य प्रदेश बहारा गांव आ गए हैं, जो 175 किलोमीटर दूर है वहाँ से। कहाँ से? इंदौर से। अच्छा, मम्मी से पूछ लेते, वॉशरूम जाना है? वहाँ आगे बना हुआ है इसलिए नहीं जाना। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। और मध्य प्रदेश में आज बारिश का अलर्ट था और बारिश आ गई है। अब लगभग अपने को थोड़ा वाइपर तेज़ी चलाना पड़ रहा है। अभी भी धुआंधार तो नहीं आ रही, बट ऐसी आ रही है कि वाइपर ऑन रखना पड़ रहा है। अदरवाइज़ पहले तक क्या था, बस हल्की हल्की बूंदें आ रही थी तो 2-4 मिनट में एक बार वाइपर मार दो तो काम चल रहा था।
बट अब ऐसा नहीं, अब रेगुलरली आ रही है। और मैंने देखा काफ़ी ट्रक वालों ने गाड़ियाँ रोक ली हैं। आई थिंक ट्रक वाले भी ज़्यादा बारिश में नहीं चलाते, आई थिंक दिखता नहीं होगा इतना, वाइपर इतना तेज़ काम नहीं करता होगा या कुछ होगा, बिकॉज़ मैंने अभी देखा काफ़ी सारे ट्रक वालों ने गाड़ियाँ रोक ली हैं और रोड पे भी काफ़ी दूर तक आपको ट्रक नहीं दिखेंगे। और ये बारिश शुरू होने के बाद ही, उससे पहले तो दिख रहे थे ट्रक, सो कुछ होगा, मोस्टली काफ़ी लोगों ने रोक लिया है। और ये आप बोर्ड देखो, चिचोली 59, बैतूल 96 और नागपुर है 265 किलोमीटर। और लगभग 4 घंटे 20 मिनट का रास्ता बता रहा है। जो हमारा होटल है वो 276 बता रहा है, थोड़ा ज़्यादा बता रहा है, बिकॉज़ वो थोड़ा नागपुर के अंदर जाकर है, मतलब नागपुर के अंदर भी क्या, हम एक कोने से अंदर जाएंगे नागपुर के, वो नागपुर के दूसरे कोने में है, वो उस कोने में जहाँ से हैदराबाद के लिए रोड निकलती है। सो अपने लिए तो अच्छा ही है, अपने को उधर ही जाना है, तो वहीं जाना है, इसलिए अपने को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। चलिए, लगभग 4.5 घंटे का रास्ता रह गया। 183 किलोमीटर चला चुके हैं हम सुबह से, और अब ये जंगल आ गया। अब यहीं कहीं जहाँ ये जंगल ख़त्म होता है वहीं पे एक अच्छा पंजाबी ढाबा है, बट वो तंदूरी रोटी नहीं देता, वो नॉर्मल रोटी देता है। मैंने पिछली बार खाया था, खाना सही था उसका। तो अब मैं सोच रहा हूँ, ओहो अंधेरा आ गया, ये तो वो आ गया, क्या बोलते हैं, क्या नाम होता है, वो अंडरग्राउंड आ गया था। ये ऊपर से एक्चुअली जानवरों के लिए बनाया है, ताकि जानवर आर पार जा पाए, जानवर डिस्टर्ब ना हो। बिकॉज जानवर क्या होता है, गाड़ी से भी डिस्टर्ब होता है, गाड़ी की आवाज़ से भी डिस्टर्ब होता है, रात में गाड़ी की लाइट से भी डिस्टर्ब होता है। तो ऐसे बनाया है कि जानवर एकदम अपना मस्त चले जाए। और क्या घना जंगल है, अभी बारिश है, वरना आपको बाहर जाके दिखाते, मस्त घना जंगल है। और ये आप रोड देखो, जंगल के बीच में भी कितना अच्छा हाईवे बनाया हुआ है, और इस पे बीच बीच में अंडरपास बनाया हुआ है, ताकि जानवर ऊपर से आराम से क्रॉस कर पाए, कोई दिक्कत ना हो। मानना पड़ेगा गडकरी साहब को, कहीं नहीं छोड़ा उन्होंने, जहाँ रोड पहुँचा सकते हैं पहुँचा दिया, और रोड बहुत अच्छी बनाई है। बस यही इंदौर से आते हुए शुरू के 150-200 किलोमीटर का एक सेक्शन है, इसको सुधार देते तो बहुत बढ़िया हो जाता। और अब जो हैदराबाद से दिल्ली रोड जाती है NH 44, उस पर बड़ा काम चल रहा है मध्य प्रदेश में, वो काम जरा फटाफट करा देते तो बढ़िया था। ये भी कोई नदी आई है तो बड़ी सुंदर, देखते हैं अगर ऊपर से दिखा पाए। ये जंगल की नदी देखो आप, जंगल के बीच से बह रही है, एकदम पहाड़ी नदी जैसी है। ज़्यादा देर कैमरा वो नहीं करेंगे, बारिश हो रही है, अपने कैमरे में वाटर प्रूफिंग नहीं करा है अभी हमने, सो ख़राब हो सकता है। बट ये देखो अब कितना सही लग रहा है, सच एन अमेजिंग। ये है जो बचा हुआ केला था, अपन ने इसी को दे दिया। वैसे हमने दोनों के लिए फेंका था, बट एक ही खा गया सारा, दूसरे को तो उसने दिया नहीं। चलिए चलते हैं, पीछे कोई हॉर्न मार रहा है अपने को, और भी है बंदर तो वैसे यहाँ। ये गाय है, घंटी भी है इसके उसमें, मतलब ये किसी का पाला हुआ है। बहुत बारिश आ रही है, बंद कर दो शीशा। और ये वो भी है, क्या बोलते हैं, इसके गली में भी ये बांधा हुआ है, ताकि पता नहीं ये जान के बांधा है या ये उखाड़ के भाग गया है। उखाड़ के तो बेचारा क्या ही भागा होगा, मुझे लग रहा है जान के बांधा है कि ज़्यादा दूर ना भाग पाए, किसी का पाला हुआ है शायद, बड़ी मुश्किल से जा रहा है। चलिए, और ये हम निकल तो सुंदर सुंदर जंगल से रहे हैं। अब यहीं पे ही एक पंजाबी ढाबा आता है, दाल तो उसकी ठीक होती है, बट उसके पास तंदूरी रोटी नहीं होती। अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ खाऊँ या आगे खाऊँ। अभी गूगल बता रहा है कि नागपुर अगर हम बिना रोके चले तो लगभग 3:30 बजे पहुँचेंगे। अब मुझे जितना याद है, अब गारंटी तो नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार पहले मैंने इस रोड पे, जब मैं उधर से आया था, भोपाल से नागपुर आया था, तब लास्ट में जाके इसी रोड पे कनेक्ट हुआ था। और नागपुर से 1-1.5 घंटा पहले एक अच्छा ढाबा आया था। अच्छा ढाबा तो क्या, ठीक था, वो अंकल बड़े अच्छे थे। उनके पीछे क्या संतरे के फार्म थे, उन्होंने हमें 1-2 किलो तो संतरे भी दिए थे। वाइफ ने उनसे पूछा था, तो वहाँ पे ले जाके तोड़ के फ्रेश, उनके यहाँ ही या तो दाल रोटी खा ले, उनके यहाँ तंदूरी रोटी मिलती है, और मुझे तंदूरी रोटी ज़्यादा पसंद है दाल के साथ। वही सोच रहा हूँ, चलिए देखते हैं। वैसे अभी भी खा सकते, 11:30 हो गया, सही टाइम खाने का यही है, 11:30-12 खा लेना चाहिए। बट अभी इतनी मुझे भूख भी नहीं है, हल्का फुल्का खा लूँगा। अब है क्या, फिर डिनर भी, अब वहाँ पे भी फिर ज़्यादा लेट भी खा लेंगे तो फिर डिनर का हिसाब नहीं रहेगा। आज कोशिश है मेरी कि 8 बजे तक डिनर कर लें। हमारा डिनर थोड़ा लेट हो रहा है या ढंग से नहीं हो रहा। कई दिन तो हम खाते नहीं हैं ये बोल के कि कल सुबह जल्दी जाना है, तो हम बस हैवी लंच कर लेते हैं और रात को कुछ फ्रूट खा लेते हैं। आज डिनर करेंगे प्रॉपर, आज होटल में ही करेंगे, होटल का खाना ठीक होता है इधर का। बट देखते हैं कितने बजे खाएंगे। लंच का जो भी होगा आपको दिखाएंगे। पंजाबी दाल रोटी ही खाने का मन है, वही खाएंगे शायद, बट देखते हैं इधर खाएंगे या थोड़ा आगे जाके खाएंगे।
ये मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछली बार मैंने इसी कहीं ढाबे पे, हाँ यही तो है पंजाबी ढाबा, यहीं खाया था मैंने। यहीं से मैं गाड़ी पार ले गया था। यहाँ थोड़ा सा रास्ता बनाया हुआ है गाड़ी पार ले जाने का, सुंदरदा ढाबा लिखा है। बट आज तो अब यहाँ कोई है भी नहीं ढाबे पे, मुझे पता भी नहीं चालू है या नहीं। और वैसे भी अब मैंने नहीं ली गाड़ी दूसरी साइड, अब मैं सीधा ही निकल गया। अब मैं सोच रहा हूँ वही बैतूल के बाद एक पंजाबी ढाबा एक और आता है, वहाँ खा लूँगा। पिछली बार मैंने खाया था, वहाँ पे भी ठीक था, दाल ठीक थी। और मेन तो मुझे तंदूरी रोटी खाने का मन है। यहाँ वो वाली रोटी मिलती है हाथ से बनाई हुई, क्या बोलते हो, फुल्का, वो वाली रोटी नहीं मिलती, तंदूर वाली नहीं मिलती। तंदूर वाली खाने का मन है मेरा आज। सो चलिए अब ये मैंने छोड़ दिया, अब आगे ही चलते हैं। अब लगभग 3 घंटे 46 मिनट का रास्ता रह गया है, लगभग 4 घंटे से थोड़ा कम। जितना मुझे याद है वो जो ढाबा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ बैतूल के बाद आएगा और नागपुर से 1-1.5 घंटा पहले आएगा। तो अभी 11:30 के आसपास बज रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है 2 बजे के आसपास वो आएगा, तो तब वहाँ पे लंच कर लेंगे। और ये अब हम चल चुके हैं सुबह से 234 और बैतूल सीधा बता रहा है, नागपुर सीधा बता रहा है। मैंने पीछे बैतूल का बोर्ड देखा, बैतूल यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 40-45 किलोमीटर है। और बैतूल के बाद फिर जो रास्ता है जितना मुझे याद है उसमें जंगल वंगल इतने नहीं है। जो जंगल अभी है, अब ये लास्ट ही है जंगल जो हम यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं। बैतूल के बाद नागपुर तक रोड बढ़िया है, हाईवे है और उस पर थोड़ा ट्रैफिक भी होगा, उस पर ढाबे वाबे भी काफ़ी दिख जाते हैं। चलिए अब लगभग 3.5 घंटे की ड्राइविंग रह गई है, 12 बजने वाले हैं। ये बोल रहे हैं कि 3:30 बजे के आसपास हम नागपुर में होंगे। एक छोटा सा खाने का आधे घंटे का ब्रेक लिया, तो तब भी 4 बजे के आसपास तो मुझे उम्मीद है कि हम पहुंच ही जाएंगे फाइनली नागपुर। और ये एक और टोल प्लाज़ा आ गया, पता नहीं कितना टोल है, वैसे मैंने रिचार्ज तो करा लिया, अब जितना भी हो तो टेंशन नहीं है। और टोल प्लाज़ा ज़्यादा नहीं आए इस रास्ते में, शुरू में तो आए ही नहीं, पहले 150-200 किलोमीटर तो कुछ आया ही नहीं। और रास्ता भी ऑब्वियसली उतना अच्छा नहीं था, बट उसके बाद से तो रास्ता काफ़ी सही है। अब जैसे हम 254 किलोमीटर्स चल चुके हैं, सो पहले 180 तो रास्ता बेकार था, लास्ट के 70-80 किलोमीटर रास्ता अच्छा रहा है। और ये है टोल प्लाज़ा गड़ा लिखा है, गड़ा। सो ये गड़ा मध्य प्रदेश में, अभी भी हम मध्य प्रदेश में ही है, महाराष्ट्र एंटर नहीं हुए। महाराष्ट्र नागपुर से थोड़ा सा पहले महाराष्ट्र एंटर होंगे। चलिए चलते हैं, अब लंच भी करना है, अभी भी 3 घंटे का ड्राइव रह गया है। मेन तो डीजल ख़त्म है, ये देखो आप हमारी गाड़ी की रेंज, ये 20-25-27 किलोमीटर की रेंज बता रहा है ये, मतलब 20 किलोमीटर में ये ख़त्म हो जाएगा। बट मुझे ये पता है एक्सपीरियंस से कि रेंज ख़त्म होने के बाद भी 20-30 किलोमीटर चल जाती है, एक बार हुआ था। तो कोई टेंशन नहीं। अब जो भी अगला पंप आएगा उस पर 1700-1800 का डीजल भरा लेंगे। यहाँ वैसे भी महंगा है डीजल। कल क्या करेंगे, कल तो नहीं, परसों जब हैदराबाद जा रहे होंगे तब महाराष्ट्र में ही नागपुर से थोड़ा सा आगे में एक अच्छा पंप आता है, कंपनी ओन्ड पंप, उधर से टैंक फुल करा के जाएंगे तेलंगाना वापस जाते हुए। आज कम ही भराएंगे, आज बस इतना भरा लेंगे कि नागपुर पहुँच जाए। अब ये हमें हाईवे चेंज करना है, यहाँ तक हम सीधा आए, अब हमें मुड़ जाना है नागपुर के लिए। सामने आप बोर्ड देख सकते हैं नागपुर, ये बैतूल से थोड़ा पहले हैं हम। एक्चुअली है क्या कि आपको एकदम बैतूल तक नहीं जाना पड़ता, अगर आप नागपुर आ रहे हो इंदौर से तो बैतूल से थोड़ा पहले पे ये बाईपास आ जाएगा। बाईपास भी क्या मतलब, कट आ जाएगा, यहाँ से आप डायरेक्शन चेंज कर लोगे। अब सीधा जाते तो बैतूल आ जाता, लेकिन अब हम यहाँ से मुड़ जाएंगे और नागपुर साइड चले जाएंगे। और यहाँ पे आई थिंक हाईवे भी अब चेंज हो जाएगा, अब आई थिंक नेशनल हाईवे 46 लगेगा या ऐसे कुछ लगेगा, 46 नहीं, 46 बैतूल आके आई थिंक ख़त्म हो जाता है और 47 ही रहेगा शायद आगे, ऐसे कुछ 46-47 का कॉम्बिनेशन है, मैं भूल गया हूँ अभी। आई थिंक जो 46 है वो आई थिंक ग्वालियर के वहाँ से बैतूल तक आता है, फिर बैतूल के बाद ये 47 ही रहता है। इधर आप बोर्ड्स भी देख सकते हैं, बोर्ड्स लगे हुए हैं, इंदौर के लिए नीचे से लेफ़्ट जाएँ करके लिखा हुआ है, नागपुर के लिए सीधा जाएँ लिखा हुआ है। और हाँ ये देखो आप, नागपुर सीधा, इंदौर लेफ़्ट। सो अब हम चलते हैं सीधा। अब ये मेन हाईवे आ गया, अब इस पे ढाबे वाबे भी मिलेंगे और डीजल पंप भी आराम से मिलेंगे अब। सो अब अगला जो भी डीजल पंप आएगा उस पर भरा लेंगे। और ये आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी में 2 किलोमीटर की रेंज बता रहा है बस, और इंडियन ऑयल का पंप भी दिख गया है, सब इससे भरा लेंगे। वैसे मुझे इंडियन ऑयल पसंद नहीं है, मुझे BP पसंद है, बट अब बिल्कुल लास्ट में ही है तो अब रिस्क नहीं लेंगे, ज़्यादा नहीं, 1700 का भराना है, यहीं से भरा लेंगे और चल लेंगे। चलिए ये सामने इंडियन ऑयल का छोटा सा एक पंप है, यहाँ चलते हैं भराते हैं।
पेट्रोल डीजल होगा क्या, पूछते हैं। ये एमपी में पहली बार भरा रहे हैं हम इस ट्रिप में। एमपी का रेट है 92.39। बाकी जगह से दो रुपये महंगा है शायद महाराष्ट्र से, इसलिए हमने भराया नहीं था, बट अब ख़त्म है तो थोड़ा भराना पड़ेगा। और ये मैंने 1800 का डीजल भराया, लगभग 19.5 लीटर गया, 19.5 लीटर्स गया। और अब हमारा डिस्टेंस आज का रह गया 180, और कल भी 20-30, मतलब कल तो नहीं, परसों जब हम नागपुर से निकलेंगे हैदराबाद के लिए, तब हमें 20-30 किलोमीटर आगे जाके पंप मिलेगा बीपी का। सो मैंने कैलकुलेट किया था कि लगभग 2000 किलोमीटर तो नहीं, सॉरी 200 किलोमीटर चलानी है। तो मैंने वही कैलकुलेट किया कि 8-9 रुपये की एवरेज आती है, तो उसी हिसाब से मैंने 1800 भरा लिया है। होपफुली उस पॉइंट तक आराम से चल जाएगा, और वहाँ पे फिर हम टैंक फुल कराएंगे तेलंगाना जाते हुए, बिकॉज तेलंगाना से सस्ता होगा। इधर से भी सस्ता होगा, इधर 92 पॉइंट कुछ है, उधर 90 या 91 का होगा जितना मुझे याद है। महाराष्ट्र में जनरली 2 रुपये कम होता है एमपी से, जो मुझे लास्ट याद है। तो चलिए अभी आप देख सकते हो हम नेशनल हाईवे 47 पे ही हैं, अब निकल रहे हैं। अब एज़ पर गूगल हमारा डिस्टेंस रह गया है 178 किलोमीटर, लगभग 3 घंटे का रास्ता बचा है। सो फटाफट चलते हैं। और ये बैतूल वाला टोल प्लाज़ा आ गया। आई थिंक ये बैतूल टोल प्लाज़ा ही होगा जितना मुझे लग रहा है। नाम तो मुझे दिखा नहीं, बट मुझे लग रहा है कि वही होगा। नाम लिखा भी नहीं एक्चुअली, इस पर भी नाम नहीं लिखा, कई बार यहाँ लिखा होता है। बट चलिए बैतूल के आउटर से निकल रहे हैं हम। लगभग ऑलमोस्ट 3 आवर और ड्राइव करना है होटल पहुँचने के लिए। वेलकम लिखा है क्या? टोल प्लाज़ा वेलकम लिखा, नाम नहीं लिखा। आपको पहाड़ी टीला सा दिख रहा है, ये एक्चुअली डैम है, इसके पीछे काफ़ी पानी है। ये सपना डैम, और इसी डैम के कहीं थोड़ा आगे जाके पानी भी दिखेगा। यहाँ से तो नहीं दिखेगा, यहाँ से बस आपको ये दिखेगा, पर थोड़ा आगे जाके पानी भी दिखेगा। और यहाँ मछली भी बेचते हैं। मैंने कई बार सोचा है कि यहाँ से किसी दिन अगर मैं डायरेक्ट घर जा रहा हूँ तो मछली लेके जाऊँगा इस डैम की, बिकॉज़ मछली जल्दी ख़राब हो जाती है। तो वो मैं उसी दिन कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ से सीधा हैदराबाद जा रहा हूँ, यहाँ से सीधा हैदराबाद लगभग 9 से 10 घंटा होगा, और वहाँ जाके अगर मुझे खाना बनाना है, अगर मैं किसी दिन सुबह सुबह यहाँ से निकल रहा हूँ तो मैं ले जा सकता हूँ, अदरवाइज़ तो कोई फ़ायदा नहीं। या अगर नागपुर के आसपास कहीं होम स्टे में रुके हैं जहाँ बना सकते हैं, बिकॉज़ होटल में तो कुछ कर नहीं सकते। यहाँ मैंने 2-3 बार देखा है मछली बेचते हैं, मेरे को हर बार टेम्पटेशन होती है फ्रेश। अब वो सामने देखो, अब वो पीला वो दिख रहा है ना आपको, क्या बोलते हैं इसको, टारपोलिन, यहीं पर लगाते हैं। अच्छा अभी तो लगा रहा है, अभी लेके आया है, हाँ ये लेके आया है अभी जस्ट। और इधर भी बेचते हैं, इधर भी ये जो साइड में पत्थरों की ये टीले दिख रहे हैं आपको, ये सब मछली बेचने वालों ने बनाए हैं। और डैम यहाँ दिखेगा अब आपको, ये देखिए ये है डैम। अभी पानी कम ही है यार, लास्ट टाइम ज़्यादा था पानी ऐसा मुझे लगा। शायद इस साइड उतनी बारिश नहीं हुई जितनी होती है। और यहाँ पे भी एक और मछली बेचने वाला होगा, ये पीले ट्रैम्पोलिन के अंदर। हाँ ये तो ला के रखा हुआ है इसने, तो रेडी है ये तो रेडी। और ये इधर दिख रहा है कि आरटीओ बनाया हुआ है बट चालू नहीं है। इधर लिखा हुआ है वेलकम टू इंटीग्रेटेड मध्य प्रदेश बॉर्डर चेक पोस्ट करके, बट अभी चालू नहीं है ये आरटीओ। सारा ट्रैफिक सीधा ही जा रहा है, आगे कहीं रोकेंगे शायद इन ट्रकों को। अब आरटीओ आ गया मतलब अब 10-15 किलोमीटर में शायद बॉर्डर आ जाना चाहिए, मतलब मध्य प्रदेश महाराष्ट्र बॉर्डर। और एक बार महाराष्ट्र लग जाएगा तो फिर आज दिन भर अपना महाराष्ट्र में ही बीतेगा। हमें नागपुर तक जाना है, नागपुर महाराष्ट्र में ही है, और कोई स्टेट आज हम क्रॉस नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं, जहाँ प्रॉपर बॉर्डर आता है आपको दिखाते हैं। यहाँ आरटीओ तो बना हुआ है बट ट्रक वगैरह गए नहीं आरटीओ पासिंग के लिए। आगे कहीं शायद रोड पे ही होगा इनका, पता नहीं, देखते हैं। व्यू तो बड़ा अच्छा है, ये हल्का सा पहाड़ है, इससे हम नीचे जा रहे हैं। सो नीचे का बड़ा सुंदर दिख रहा है, हरे हरे खेत हैं, और ये बारिश का टाइम है तो हर जगह हरियाली है, मतलब जहाँ तक नज़र जा रही है सब हरा है। यही अगर जब हम गर्मी में आए थे तो ऑब्वियसली इतना हरा नहीं था, मोस्टली सब ब्राउन ब्राउन सूखा हुआ था। बट अभी एकदम अलग नज़ारा है, तब एकदम अलग नज़ारा था। तब भी ऐसा नहीं है कि एकदम बंजर था, थोड़ा बहुत हरा था बट इतना ऑब्वियसली नहीं था। ये बड़े बड़े पेड़ जो हैं ये तो गर्मी में भी थे। ये पहाड़ काट के क्या रास्ता बनाया बीच में, घाट प्रारंभ लिखा था नहीं पीछे, बट हार्डली 1 किलोमीटर का भी घाट नहीं था। अब ये वापस नॉर्मल एरिया पे आई है। घाट एंड्स यहाँ पे लिखा भी हुआ है बोर्ड में, घाट एंड्स करके। पहले घाट समाप्त, पहले घाट प्रारंभ करके वो बोर्ड आया था। अब लगभग मेरे हिसाब से वो जगह आ जानी चाहिए जहाँ मैंने एक बार खाना खाया था। अभी मुझे दिख तो नहीं रही, बट ऐसे ही मुझे याद है कि ऐसे हम पहाड़ उतरे थे, फिर थोड़ा सा आगे गए थे तो वो आ गया था। वहाँ ट्रक रुके थे, यही पहचान थी उस ढाबे की।
वही याद है मुझे। चलिए देखते हैं। हम इधर आ गए खाने के लिए। पिछली बार भी हम इधर ही रुके थे। ये वही ढाबा है जहाँ जो ढाबे के मालिक थे, अंकल थे, उन्होंने हमें संतरे दिए थे। इधर है, उस दीवार के पीछे संतरे का फार्म है, तो वहाँ पे हमने संतरे खाए थे। आज भी हम यहीं रुके हैं। नींबू के पेड़ भी हैं, मैंने देखे साइड से जाके। पिछली बार तो एकदम संतरे का लास्ट था। आई थिंक हम कब आए थे, फेब मार्च के आसपास आए थे, तो संतरे के लास्ट कुछ बचे हुए थे। 2 किलो तो लगभग थे जो दिए थे हमें, 2-2.5 किलो थे। ये हमारी दाल आ गई है, प्याज व्याज भी आ गया है। रोटी का वेट कर रहे हैं, रोटी आएगी तो ये खाएंगे और फिर लंच हो जाएगा अपना लगभग। ठीक है, बहुत लेट तो नहीं हुआ, 1:20 है और सही टाइम है लंच के लिए। ये क्या बोलते हैं, दाल सही है, बहुत ज़्यादा तीखी मीठी मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, अच्छा फ्लेवर है। जैसे होना चाहिए दाल का, अच्छा लग रहा है। अब रोटी का वेट कर रहे हैं बस। रोटी अच्छी है, गेहूं की है, मैदे वाली नहीं है, अच्छी लग रही है। कई जगह मैदे वाली रोटी होती है तो मज़ा नहीं आता, ये गेहूं की है, पता लग रहा है। दाल के साथ सही लग रहा है, टेस्ट मज़ेदार, मज़ा आया खाने में। मैंने बहुत टाइम बाद 5 रोटी खाई, अदरवाइज़ जनरली मैं इतनी रोटियां खाता नहीं हूँ। हमने ब्रेकफास्ट भी बहुत जल्दी किया था, 7 बजे फिनिश कर लिया था, 6:30 बजे करना शुरू किया था और लगभग 1 बज गए। तो 8, 9, 10, 11, 12, 1, 5-6 घंटे हो गए और मैंने रास्ते में बिल्कुल कुछ भी नहीं खाया था। मम्मी ने भी कुछ नहीं खाया था, बस एक केला खाया था शायद। तो भूख तो लग रही थी, मज़ा आया। 8 रोटियाँ खा चुके हम और दाल 2 दाल। ये हो गया हमारा खाना और यही बेस्ट चीज़ लगती है मुझे ढाबे की, फटाफट हो जाता है। खाना रेडी था, हम बैठे, हमने खा लिया, मज़े भी आया, एकदम फ्रेश खाना था। दाल मुझे वैसे ही पसंद है, यहाँ की दाल अच्छी थी और बिल भी ज़्यादा नहीं था, 300 रुपये था। हमने 2 दाल ली थी, 8 रोटियाँ खाई थी, मतलब बटर नहीं, नॉर्मल। और रोटी बड़ी अच्छी थी, प्योर गेहूं की रोटी थी, ऐसा लगा खा के। वो मैदे वाली नहीं थी, मैदे वाली में मज़ा नहीं आता। सो खाना अच्छा था। एक बार पहले भी आए थे, मैंने आपको बताया, फिर कभी भी आएंगे तो यहीं कोशिश करेंगे खाने की। चलते हैं। अब यहाँ से नागपुर रह गया केवल 96 किलोमीटर, 96 किलोमीटर्स, 1 आवर 40 मिनट्स बता रहे गूगल। लगभग 3:30 बजे पहुँच जाएंगे। ये बड़ा सही हुआ बिकॉज़ हमने खाना भी खाया तो टाइम 3:30 ही हुआ, ज़्यादा बढ़ा नहीं। बिकॉज़ ढाबे का ये फ़ायदा होता है, फटाफट खाना मिल जाता है गरम गरम, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। वही रेस्टोरेंट में आप रुको तो कम से कम 1 घंटा लगेगा आपका, बट ढाबे में आपको टाइम की भी बचत होगी, पैसे की भी बचत होगी। अगर अच्छे ढाबों में रुको, जैसे आपको पता है कि खाना ठीक ठाक है, तो फिर फ़ायदा है। बट हाँ, ऑब्वियसली अगर आपको नहीं पता कैसी जगह क्या है तो फिर थोड़ा रिस्क रहता है। बट चलिए, हम तो सही है। अब 3:30 पहुँच जाएंगे, मुझे काम भी है जाके। अब रास्ते में कुछ नहीं खाएंगे, अब वहीं पे जाके इवनिंग स्नैक्स, अपना केक पड़ा है तो 5 बजे के आसपास थोड़ा केक वेक खा लेंगे और फिर 8। अब ये आखिरकार RTO आ गया है। ये इधर साइड में RTO है और यहाँ पे ये छोटा सा जो रास्ता बनाते हैं गाड़ी जाने के लिए, ये है। अब हम महाराष्ट्र एंटर कर जाएंगे। ये पता नहीं एग्ज़िट है एंट्री है महाराष्ट्र की, ये भी मुझे समझ नहीं आया। MP की एग्ज़िट है या महाराष्ट्र की एंट्री है, बट ये है कि अब लगभग हम महाराष्ट्र आ गए हैं। तो चलिए, अब रह गया 1 घंटे 20 मिनट का रास्ता, 70 किलोमीटर। ये हम खुर्सापार से निकल रहे हैं। खुर्सापार गेट मैंने सुना है पेंच की सफारी करने आते हैं लोग, सो ये खुर्सापार ही था, तो यहीं कहीं आसपास उसका पेंच का गेट होता होगा। चलिए, अब ज़्यादा ये इधर एक बोर्ड दिखा, पाटन सवांगी करके कोई जगह है, और इधर एक और टोल प्लाज़ा है। पिछली बार यहाँ मैंने वो पिया था, क्या पिया था यार, छाछ पिया था, लस्सी पिया था। आज तो ज़रूरत थी, आज मौसम अच्छा है। और ये हम अच्छे से नागपुर शहर आ गए हैं, आप देख सकते हो नागपुर के जैम में फंस गए हैं आके। अब हमारा होटल केवल आधा घंटा दूर, केवल 17 मिनट दूर, सॉरी 17 किलोमीटर और आधा घंटा दूर। और ये आप देख सकते हैं 470 किलोमीटर कवर करके सुबह 7, 7:30 चले थे हम, शाम के ऑलमोस्ट 4 बज गए। तो कितने घंटे हो गए, लगभग 9 घंटे लगे अपने को खा पी के गाड़ी चला के आने के लिए। रूम आप देख सकते हैं, हम आ गए हैं ली मेरिडियन नागपुर पे। इस बार रूम थोड़ा सा आपको अलग दिखेगा बिकॉज हमने ट्विन बेड लिया है। जनरली हम बड़ा बेड लेते हैं बिकॉज हमारे साथ बेबी भी होता है, तब हम तीनों को फिट होना होता है। आज बस मम्मी और मैं, तो हमने 2 अलग अलग ट्विन बेड्स ले लिए। मस्त ये रूम है हमारा बड़ा सा ली मेरिडियन का, काफ़ी अच्छा होटल है। मैंने बहुत बार पहले डिटेल में कवर करा है तो मैं दोबारा करूँगा नहीं। मेरे चैनल पे काफ़ी वीडियोस हैं ऑलरेडी इस होटल की। इस बार वैसे भी मुझे काम है और बेबी होता तो उसके साथ थोड़ा घूमते फिरते खाते पीते तो आपको दिखाते। वैसे हम डिनर और ब्रेकफास्ट तो यहाँ करेंगे, बट फिर भी हम खास अब वीडियो उसका नहीं बनाएंगे, यही था। तो चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। इस ब्लॉग में आपने देखा हमारा जर्नी, हम आए
इंदौर मध्य प्रदेश से नागपुर महाराष्ट्र। और अब हम हमारी जर्नी ख़त्म कर रहे हैं। यहाँ पे केक पड़ा है, ये हमने कल इंदौर में लिया था, वहीं पे होटल में एक वाउचर था हमारे पास केक का। ये अभी खाएंगे इवनिंग स्नैक्स में। प्लेट्स मंगाई है मैंने, प्लेट्स लेके आएंगे तो ये खाएंगे। फिर थोड़ा काम वाम करूँगा मैं, फिर रात को 9-10 बजे खाना खाने जाएंगे। बट अब हम आपसे अगले ब्लॉग में मिलेंगे, जिसमें हम जाएंगे नागपुर से हैदराबाद। तो ये बीच में दो दिन, आज और कल मैं जो यहाँ रहूँगा, इसका मैं कोई ब्लॉग नहीं बना रहा, बस अब हो गया, मैं आराम कर रहा हूँ थोड़ा और काम कर रहा हूँ। सो सीधा आपसे मिलेंगे हैदराबाद वाले ब्लॉग में। सी यू सून।